तो का हाल बा हमार भाई लोगन। आज हम पढ़ने वाला हैं क्लास 10th का हिस्ट्री, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर वाइज हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका एग्ज़ाम आते आते पूरा हिस्ट्री ख़त्म कर देंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद इसके बारे में पढ़ेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप तो एक महादेश न है, यूरोप एक महादेश है। यूरोप में जो पार्टिकुलर कंट्री है उस कंट्री के बारे में पढ़ेंगे। उस कंट्री से किसने अपने राष्ट्र को आज़ाद कराने के लिए क्या किए नहीं किए। इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मिल जाएगा। दूसरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं, दूसरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बहुत अच्छा तरीक़ा से पढ़ा देंगे और समझ में भी आ जाएगा, और एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए आज हम आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम आपको पहले ही बता दिए थे, पहले उस आदमी के बारे में पढ़ेंगे। वो जो आदमी जो अभी जैसे हमारे भारत को आज़ाद दिलाने में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मतलब बहुत सारा आदमी योगदान दिए, और प्रमुख कौन रहे तो महात्मा गांधी रहे। उसी प्रकार जैसे कि यूरोप महादेश में जो पार्टिकुलर देश है, फ्रांस है, और बहुत सारा चीज़ है जो देश है, उसको आज़ाद कराने में कौन व्यक्ति कितना भूमिका निभाए, क्या किए नहीं किए, कब कौन सा कानून लागू किए, कैसे किए, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे पूरा यूरोप में राष्ट्रवाद। उसके बाद पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। पहले हम पढ़ने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रमुख व्यक्तित्व, यानी यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ उस व्यक्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। नेपोलियन बोनापार्ट से बहुत ही क्वेश्चन बनता, बहुत क्वेश्चन। अब आइए क्या क्या बनता है हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में। फ्रांसीसी क्रांति के बाद उभर कर आया, यानी फ्रांसीसी क्रांति जो फ्रांस में जो क्रांति हुआ था उसके बाद उभर कर आए। 1804 में स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर लिया। 1804 में अगर क्वेश्चन पूछ ले आपसे, 1804 में फ्रांस का राजा कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। खुद से घोषित कर लिया कि फ्रांस का हम राजा हैं, फ्रांस का हम राजा हैं, खुद से घोषित कर लिया। कब किया? 1804 में। और फ्रांस के क्रांति के बाद वो उभर कर आए थे, यानी फ्रांस में जब क्रांति आ रहे थे उसमें वो आगे आए। 1804 में वो स्वयं फ्रांस का सम्राट घोषित कर लिया। मतलब कि अभी भी बहुत सारा देश में राजा के शासन चल रहा है, राजतंत्र। हमारे तो देश में स्वतंत्रता है, लोकतंत्र चल रहा है आराम से, सब अपने आप में स्वतंत्र है, सब अपने आप में स्वतंत्र है। नेपोलियन कोड, दीवानी संहिता 1804 में लागू किया। क्वेश्चन पूछ लेगा दीवानी संहिता किसने लागू किया? तो नेपोलियन ने किया था, नेपोलियन ने किया था। कब किया था? 1804 ईस्वी में, जब उन्होंने राजा बना था। कहाँ का? तो फ्रांस का। कहाँ का राजा बना था? फ्रांस का राजा बना था। और है समानती प्रथा और विशेषाधिकार खत्म किया। समानती प्रथा और वहाँ का विशेषाधिकार समाप्त किया। क्वेश्चन पूछ ले विशेषाधिकार फ्रांस में किसने समाप्त किया? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। समानती प्रथा का समाप्त किसने किया? तो नेपोलियन बोनापार्ट कर रहा था। इससे आपको सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। दूसरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। अब धैर्यता से हमारे इस वीडियो को देखिए। ये नहीं कि वीडियो देख कर आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे, समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर और समझाने की बात किया जाएगा, फालतू कोई बात नहीं। लाइक सब्सक्राइब कमेंट कोई बात नहीं। आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप खुद ही सब्सक्राइब कमेंट लाइक कीजिएगा। फिर अगला है प्रशासन, शिक्षा और कानून में सुधार किया। वहाँ का जो प्रशासन था, वहाँ के प्रशासन में, शिक्षा में, कानून में सुधार किया। किसने? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने का प्रेरणा बने। यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने का क्या बने? प्रेरणा बने। राष्ट्रवाद मतलब होता है कि देश के लिए प्रेम, देश के प्रति लगाव, यानी देश के लिए कुछ भी कर जाना। राष्ट्रवाद मतलब जिसे कि हम लोग हुए, देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो राष्ट्रवाद मतलब देश के प्रति प्यार, प्यार मतलब होता है राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने के लिए प्रेरणा बने। यूरोप में जो पूरा राष्ट्रवाद जो भी हुआ, ये अपना अपना देश के लिए, सब अपना देश के लिए लड़ने लगा कि हमको भी आज़ादी चाहिए, हमको भी आज़ादी चाहिए। तो किसने पहले किया?
तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। पूरा यूरोप महादेश में उन्होंने राष्ट्रवाद फैलाने में योगदान दिए। अब हम पढ़ने वाले हैं दूसरा व्यक्ति मेटरनिख। अब मेटरनिख ने कब किया, क्यों किया, कैसे किया, तो उसके बारे में पढ़ने वाले थे। ये ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री थे। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, तो यूरोप महादेश में। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, तो यूरोप महादेश में। यह ऑस्ट्रेलिया का विदेश मंत्री बने। कौन बने, तो मेटरनिख बने। 1815 के वियना कांग्रेस का अध्यक्ष। 1815 में वियना कांग्रेस का अध्यक्ष भी बने। उद्देश्य पुराने राजतंत्र को बहाल करना और राष्ट्रवाद को दबाना। इसका उद्देश्य था राजतंत्र को बहाल करना और राष्ट्रवाद को दबाना। यूरोप में प्रतिक्रियावादी नीति अपनाई। यूरोप में प्रतिक्रियावादी नीति अपनाई। ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ रहे हैं। और उसने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया ने मात्र अपना ऑस्ट्रेलिया में ये ही किए थे, इतना ही काम किए थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री थे। ऑस्ट्रेलिया देश के विदेश मंत्री कौन थे, तो मेटरनिख थे। 1815 में वियना कांग्रेस का अध्यक्ष बने। 1815 में वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने, तो ऑस्ट्रेलिया बने, सॉरी मेटरनिख बने। कौन बने, मेटरनिख बने थे। ऑस्ट्रेलिया तो विदेश मंत्री बने थे ना। अब पढ़ने वाले मेजनी। ये सब पढ़ने के बाद देखेंगे यूरोप में जो अभी पढ़ने पार्टिकुलर व्यक्ति के बारे में, किसने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया। फिर उसके बाद ये सब को मिलाकर पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। इटली के महान क्रांतिकारी और विचारक इटली का ही। अब मेजनी कहाँ के रहने वाले थे, तो इटली के रहने वाले थे। इटली देश है। इटली को स्वतंत्र कराने में मेजनी का बहुत योगदान रहा। इटली का महान क्रांतिकारी था। इटली का ये महान क्रांतिकारी था और वहाँ के विचारक थे। इटली के देश के बारे में वो सोचते थे कि कैसे किस प्रकार आज़ाद किया जाए, कैसे होगा, नहीं होगा, कब किया जाए, ये सब सोचते थे। कौन, तो मेजनी का पूरा नाम क्या है, जियोसेपे मेजनी। मेजनी का क्या नाम है पूरा, जियोसेपे मेजनी। क्वेश्चन पूछता है मेजनी का पूरा नाम क्या याद कर लीजिएगा, जियोसेपे मेजनी। इन्होंने इटली का महान क्रांतिकारी और विचारक थे। यंग इटली संगठन का स्थापना किया। यंग इटली का स्थापना कौन किया, तो कौन किया था, तो मेजनी किया। यानी यंग इटली का स्थापना किसने किया था, मेजनी किया था। इटली और जर्मनी में युवाओं का राष्ट्रवाद का भावना से जोड़ा। इटली और जर्मनी में युवाओं सबको राष्ट्रवाद यानी देश के प्रति प्यार करने का, मतलब कि आज़ाद करने को उन्होंने भावना डाल दिया, जोड़ा कि इस प्रकार से हमारा देश आज़ाद होगा, कैसे होगा, नहीं होगा। इन्होंने राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। इन्हें राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। यानी सबसे पहले अपना देश का आज़ाद मेजनी ने करवाया था इटली को। तो उसके बाद सब देश उससे सीखने लगा कि मेजनी ने ये किया, ऐसे किया, देश आज़ाद हुआ, उससे आज़ाद हुआ, राजा से आज़ाद हुआ। तो सब देश ने अपना अपना कानून व्यवस्था सब बनाने लगा, कैसे क्या करना नहीं करना। उस टाइम से ही सब देश आज़ाद होना स्टार्ट हो गया। चौथा नंबर है काउंट काबूर। चौथा नंबर क्या है, काउंट काबूर। इटली में एकीकरण का मुख्य नेता। इटली का ये भी इटली का ही थे। इटली का एकीकरण में यानी इटली को जो जोड़ने में इनका मुख्य योगदान था। इटली का आज़ाद कौन करवाया, मेजनी ने करवाया। और आज़ाद हुआ तो उससे जोड़ने के लिए कोई चाहिए ना, तो काउंट काबूर आया। इटली के एकीकरण का मुख्य नेता था। एकीकरण का मुख्य, इटली को इन्होंने जोड़ने का काम किया था आपस में, जैसे राज्य सबको होता है ना, उन्होंने जोड़ने का काम किया था कि ये राज्य उस उद्देश्य में न चल जाए, ये राज्य उस उद्देश्य में न चल जाए, इसमें ऐसे न हो जाए, उससे न हो जाए। तो उसको जोड़ने का काम कौन किया, तो काउंट काबूर ने किया था। इसे एकीकरण का मुख्य नेता भी कहते हैं। सर्डिनिया के प्रधानमंत्री थे। सर्डिनिया के प्रधानमंत्री। क्वेश्चन पूछ लेगा सर्डिनिया के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ऑप्शन में दे देगा काउंट काबूर, मेजनी, गेरिबाल्डी, बहुत सारा दे देगा। आंसर क्या हो जाएगा, तो काउंट काबूर। सर्डिनिया के प्रधानमंत्री कौन थे, तो काउंट काबूर थे। कूटनीति और राजनीति के द्वारा इटली
का एकजुट किया। कूटनीति और राजनीति। कूटनीति मतलब कि कूटनीति के द्वारा भी उसने इटली को जोड़ा और राजनीति के द्वारा भी इटली को जोड़ा। इन्हें इटली का बिस्मार्क कहा जाता है। इन्हें इटली का बिस्मार्क कहा जाता है। आगे पढ़ेंगे बिस्मार्क के बारे में भी, बिस्मार्क कौन था। तो इन्हें इटली का बिस्मार्क कहा जाता है। 5वां नंबर में आता है गैरीबाल्टी। 5वां नंबर में क्या आता है? गैरीबाल्टी। इटली के सैनिक नेता। इटली के सैनिक नेता गैरीबाल्टी कौन थे? इटली का सैनिक नेता था। रेड शर्ट्स लाल कमीजधारी सैनिक के प्रमुख, मतलब लाल कमीजधारी, यानी इनके जो सेना था वो लाल कमीजधारी था और उनका प्रमुख कौन था? तो गैरीबाल्टी था। दक्षिणी इटली का एकजुट किया। दक्षिणी इटली, इन्होंने दक्षिणी इटली को एकजुट किया। दक्षिणी इटली होता है ना, पूर्व उत्तर दक्षिण पूर्व होता है ना, उसी प्रकार के गैरीबाल्टी ने दक्षिणी इटली को जोड़ने में योगदान दिया था। दक्षिणी इटली को जोड़ने में योगदान दिया था। इन्हें इटली का सेनानी कहा जाता है। इटली का सेनानी किसे कहा जाता है? तो गैरीबाल्टी को कहा जाता है। इटली के सेनानी किसे कहा जाता है? तो गैरीबाल्टी को कहा जाता है। अगला व्यक्ति है विक्टर एमुअल द्वितीय। विक्टर एमुअल द्वितीय सार्डिनिया के राजा। सार्डिनिया के राजा कौन था? तो विक्टर एमुअल द्वितीय। इटली के एकीकरण के बाद 1861 में इटली का प्रथम राजा बना। इटली का जब एकीकरण हो गया तो वहाँ पे राजा कोई तो चाहिए ना इटली को पूरा चलाने के लिए, तो प्रथम राजा इटली का पूछ लेगा। इटली का प्रथम राजा कौन था? इटली का प्रथम राजा तो सार्डिनिया एमुअल द्वितीय था। कब बना? 1861 में। 1861 में इटली का प्रथम राजा बना। इटली का राजा राजशाही रूप में एकीकृत करने में सफल हुआ। इटली को राजाशाही, यानी इटली में जो अलग अलग राज्य थे वो सबको राजाशाही करने में सफल रहा। सबको अपना अपना राजतंत्र सौंप दिया। आपको इस प्रकार से चलना है, ऐसे चलना है, इस प्रकार से राज चलाना है। तो किसने सौंप दिया? तो एमुअल द्वितीय ने सौंप दिया। अब आइए पढ़ने वाले हैं ओटो बिस्मार्क के बारे में। ओटो बिस्मार्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। पर्सा का प्रधानमंत्री। ये सब जो देश आ रहा है ना, इटली मतलब कि यूरोप महादेश में ही आता है। जैसे एशिया में आता है ना, एशिया में बहुत सारा देश आता है, 48 देश है। उसी प्रकार यूरोप में बहुत देश है। पर्सा का प्रधानमंत्री बना। पर्सा का प्रधानमंत्री बना कौन? तो बिस्मार्क बना। पर्सा का प्रधानमंत्री कौन बना? बिस्मार्क बना। जर्मनी के एकीकरण का मुख्य शिल्पकार। जर्मनी को आज़ाद हुआ तो उसको एकीकरण मतलब एकता, मतलब कि एक करना जरूरी है ना, पूरा देश को चलाना जरूरी है। तो उन्हें वहाँ पे प्रधानमंत्री बना और जर्मनी को एकत्र किया। मुख्य शिल्पकार थे। कौन थे? तो बिस्मार्क था। ब्लड एवं आयरन, लोह एवं रक्त की नीति अपनाई। लोह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई? तो बिस्मार्क ने अपनाया था। क्वेश्चन पूछता है बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? लोह एवं रक्त की नीति अपनाई। क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछता है लोह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो बिस्मार्क ने अपनाई थी। डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस से युद्ध कर जर्मनी को एकजुट किया। इन्होंने जर्मनी को आज़ाद करवाने के लिए किससे किससे युद्ध किया? तो डेनमार्क से युद्ध किया, ऑस्ट्रिया से युद्ध किया, फ्रांस से युद्ध किया, तब होकर जर्मनी को एकजुट किया, जर्मनी को आज़ाद किया। इन्हें जर्मनी का निर्माता भी कहा जाता है। जर्मनी का आज़ाद कराने में इनका प्रमुख योगदान था। जर्मनी को जो आज़ाद कराने में बिस्मार्क का प्रमुख योगदान था। इन्हें वहाँ का भगवान ने मान लिया। इन्हें जर्मनी का निर्माता भी कहा जाता है। आइए पढ़ते हैं अगला, विलियम प्रथम के बारे में पढ़ते हैं। ये सबको आपको
एक बार में समझ नहीं आएगा, इसको एक बार फिर से आप देख लीजिएगा तब समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत उल्टा सीधा क्वेश्चन मिल जाएगा इससे। पर्सा का राजा, इन्होंने पर्सा का राजा बना, तो किस कौन, तो विलियम प्रथम ने, विलियम प्रथम ने पर्सा का राजा बना। 1871 में एकीकृत जर्मनी को प्रथम सम्राट बना। 1871 में जर्मनी का, 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट बना, राजा बना, कौन, तो विलियम प्रथम। विलियम प्रथम पूछ लेगा कि 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट कौन बना था, तो विलियम प्रथम बना था। जर्मनी का प्रथम सम्राट कौन बना था, विलियम प्रथम बना था। 1801 विलियम प्रथम जर्मनी का सम्राट कब बना था, तो 1871 ईस्वी में बना था। बिस्मार्क की नीति से जर्मनी को एक किया। जिस प्रकार बिस्मार्क ने जर्मनी को आज़ाद किया, उसी प्रकार इन्होंने पर्सा को राज किया। जिस प्रकार बिस्मार्क ने जर्मनी को आज़ाद किया, ठीक उसी प्रकार पर्सा को किसने आज़ाद करवाया, तो विलियम प्रथम ने करवाया। किसने करवाया, विलियम प्रथम ने करवाया। बिस्मार्क की नीति अपनाकर बिस्मार्क किस प्रकार से अपना देश को आज़ाद करवाया, जर्मनी को किस प्रकार आज़ाद करवाया, कब किया, कैसे किया, क्यों किया था, कौन कौन सी नीति अपनाई, उसका पूरा कॉपी कर लिया किसने, तो विलियम प्रथम ने। इसी प्रकार से पर्सा भी आज़ाद हो गया और पर्सा का राजा बन गया, कौन, तो विलियम प्रथम 1871 ईस्वी में। क्वेश्चन 9 के क्या कहना, रूसो, मैंटिक्यो और वेल्टियर। रूसो, मॉन्टेक्यू और वाल्टियर ये फ्रांस के प्रबंधन विचारक थे। फ्रांस के बारे में सोचते थे। रूसो सामाजिक संविदा पुस्तक जनता की संप्रभुता का विचार। रूसो कौन थे, सामाजिक संविदा पुस्तक जनता की संप्रभुता का विचार। मॉन्टेक्यू स्पिरिट ऑफ लॉज, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, नीति अंग। मतलब ये सब जो है वहाँ के नीति किताब थे। ये सब कौन थे, रूसो, मैंटेक्यू और वेल्टियर। किस प्रकार से मतलब यूरोप आज़ाद हुआ, ये सब के बारे में अच्छा से लिखा गया है। वेल्टियर स्वतंत्रता और संहिता के पक्षधर। इन विचारों ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया था। ये सब को पढ़ने के बाद आपको यूरोप का टोटल चीज़ मिल जाएगा। ये सब को पढ़ने के बाद यूरोप के बारे में आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। इन विचारों ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया। किनके विचारों ने, तो वो तीनों के विचारों ने। किनके विचारों ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया, रूसो, मैंटेक्यू और वाल्टियर के विचारों ने राष्ट्रवाद का जन्म दिया। बाल्कन राष्ट्रवादी नेता। बाल्कन क्षेत्र, जैसे कि यूरोप में बाल्कन क्षेत्र होता है। यूरोप में एक बाल्कन क्षेत्र है, वहाँ के राष्ट्रवादी ने साइबेरिया, ग्रीस, बुल्गारिया आदि में स्वतंत्रता आंदोलन चला। साइबेरिया प्रांत जो है धरती का सबसे ठंडा प्रांत है। साइबेरिया प्रांत धरती का सबसे ठंडा प्रांत है। साइबेरिया प्रांत ही एक ऐसा है जो कि यूरोप में भी आ जाता है और एशिया में भी आ जाता है। साइबेरिया प्रांत आधा हिस्सा रूस का एशिया में है और आधा थोड़ा सा हिस्सा यूरोप में है। तो साइबेरिया प्रांत बहुत ठंडा इलाका है, बहुत ही ठंडा इलाका है। साइबेरिया, ग्रीस, बुल्गारिया आदि में स्वतंत्रता आंदोलन चला। तो बाल्कन राष्ट्रवादी नेता, मतलब उस क्षेत्र को बाल्कन क्षेत्र कहते हैं, राष्ट्रवादी नेता। वहाँ को क्षेत्र को आज़ाद कराने के लिए बुल्गारिया आदि में स्वतंत्रता आंदोलन चला। 1832 में ग्रीस ने तुर्की से स्वतंत्र पाई। क्वेश्चन पूछ लेगा, ग्रीस कब आज़ाद हुआ,
ग्रीस एक देश का नाम है, ग्रीस एक देश का नाम है जो कि यूरोप महादेश में पड़ता है। ग्रीस कब आज़ाद हुआ? तो 1832 में हुआ था। ग्रीस कब आज़ाद हुआ? 1832 में हुआ था। किस देश से आज़ाद हुआ? तो तुर्की से हुआ था। किस देश से आज़ाद हुआ? तुर्की से आज़ाद हुआ था। कौन सा देश? तो ग्रीस। ग्रीस तुर्की से स्वतंत्रता पाई 1832 में। बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद ने प्रथम विश्व युद्ध तक तनाव पैदा किया। बाल्कन क्षेत्र में जो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उसमें उन्होंने तनाव पैदा किया। अब आइए इसका निष्कर्ष पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय में मेजनी, काउर, गैरिबाल्डी, बिस्मार्क, नेपोलियन जैसे नेताओं ने निर्णायक भूमिका निभाई। इन्होंने अपने अपने देशों को एकजुट किया और पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर फैलाई। मतलब कि निष्कर्ष का कहना है पार्टिकुलर देश को आज़ाद करने में तो एक ही आदमी थोड़ी पूरा एशिया महादेश को आज़ाद कर सकता, नहीं ना। तो अलग अलग कंट्री है, अलग अलग कंट्री में एक एक आदमी चाहिए। तो उस कंट्री का किसके बारे में? सब के बारे में पढ़ लें। मेजनी, काउर, गैरिबाल्डी, बिस्मार्क, नेपोलियन सब के बारे में पढ़ लें। इन्होंने अपने अपने देश को किस प्रकार से आज़ाद किया, उस प्रकार पूरा यूरोप महादेश आज़ाद हुआ। यूरोप महादेश आज़ाद हो गया, सब एक दूसरे से आज़ाद हो गए, सब स्वतंत्र हो गए। आइए अब हम पढ़ते हैं फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति में क्या है? फ्रांसीसी क्रांति का पहले परिचय पढ़ लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति का पहले परिचय पढ़ लेते हैं। ये जो है ना यूरोप में राष्ट्रवाद का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यूरोप में राष्ट्रवाद का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रांसीसी क्रांति। पूरा देश तो आज़ाद हुआ, लेकिन वो सब देश से बहुत कम पूछे जाते हैं, वो सब देश से बहुत कम, ना के बराबर पूछे जाते हैं। और फ्रांस देश के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, फ्रांस के बारे में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो आइए पहले इसका परिचय पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं नीचे क्या, फिर वो पढ़ लेंगे। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में फ्रांस में हुई। क्वेश्चन पूछ लेगा फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? तो 1789 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? 1789 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था? हुआ था फ्रांस में। यह क्रांति केवल फ्रांस तक सीमित नहीं रही। ये क्रांति जो हुआ, ये क्रांति फ्रांसीसी क्रांति हुआ, इस केवल फ्रांस तक ही सीमित नहीं रहा। फ्रांस तक सीमित नहीं, ये पूरा यूरोप में फैल गया था। कहाँ पे फैल गया था? पूरा यूरोप महादेश में फैल गया था। सिर्फ फ्रांस के देश में ही सिर्फ सीमित नहीं रहा, ये पूरा यूरोप महादेश में फैल गया, बल्कि पूरे यूरोप और विश्व के लिए लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता का मार्गदर्शन बनी। जब फ्रांस आज़ाद हुआ ना, जब फ्रांस आज़ाद हुआ तो यहाँ से सबको लगने लगा जब फ्रांस आज़ाद हो सकता है तो हम लोग क्यों ना हो सकते हैं। पूरा देश एक दूसरे से आज़ाद होने के लिए नया नया तकनीकी अपनाने लगा, युद्ध किया, कितना बहुत सारा चीज़ हुआ। तो सब देश कहाँ से, मतलब कि लोक स्वतंत्रता और समानता का मतलब कहाँ से बना? तो फ्रांस से बना था। फ्रांस से बना था जब फ्रांस आज़ाद हुआ था। आइए पढ़ते फ्रांसीसी क्रांति के कारण। आखिर फ्रांसीसी क्रांति हुआ क्यों, क्या उसका ज़रूरत है? फ्रांसीसी क्रांति का कारण पढ़ते। फ्रांसीसी क्रांति का कारण क्या है? सामाजिक असमानता। फ्रांस में जितने भी लोग थे ना, फ्रांस में नहीं, यानी इस यूरोप महादेश में जितने भी लोग थे ना, उस समय असमानता था। गरीब अमीर जात पात को लेकर बहुत सारा असमानता था। फ्रांसीसी समाज को नीति वर्गों में बांटा गया था। फ्रांसीसी समाज जो था, फ्रांस में जितने भी लोग रहते थे उन्हें 3 वर्ग में बांटा गया था। कौन से वर्ग में? पहला वर्ग पादरी। पहला वर्ग क्या है? पादरी। दूसरा सामंत, और तीसरा किसान, व्यापारी, मजदूर। इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ था कि जात के अनुसार, यानी छोटा बड़ा अमीर गरीब के अनुसार फ्रांस में सब जात को, मतलब सारा आदमी को बांट दिया था। ये पादरी लोग जो थे गरीब व्यापार किसान लोग पे बहुत अत्याचार करते थे। सामंत लोग से भी वहाँ का फ्रांस का नेता यानी फ्रांस का राजा टैक्स नहीं लिया करते थे। ये दोनों से फ्रांस का राजा
टैक्स नहीं लिया करते थे, इससे कुछ नहीं, स्वतंत्र था, ये कुछ भी कर सकता फ्रांस में। लेकिन तीसरे वर्ग में जो किसान व्यापारी मजदूर थे, तीसरे वर्ग में किसान व्यापारी मजदूर जो थे, ये सब टैक्स नहीं लेता था। और टैक्स, देश के लिए टैक्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये दोनों का टैक्स भी जोड़कर किसान व्यापारी मजदूर से लिया करते थे। किससे लेते थे? किसान व्यापारी मजदूर से लेते थे। ये तो सरासर अन्याय है ना, जो अमीर है उससे तो टैक्स नहीं ले रहा है, जो किसान व्यापार मजदूर है उससे टैक्स लिया जा रहा है, वो भी भर भर के। यहाँ से वहाँ गया, थोड़ा दूर 5 किलोमीटर गया, वहाँ टैक्स दीजिए, 5 किलोमीटर से आगे गया, वहाँ टैक्स दीजिए। मतलब आगे चलती जाए, टैक्स भरते जाए, जितना कमाइए ना उतना टैक्सी में भरिए। तो यह अन्याय हुआ। तो इसी कारण से फ्रांस में क्रांतिकारी उत्पन्न हो गया। गलत हो रहा है ना, फ्रांस में क्रांति होना स्टार्ट हो गया इसी कारण से। देखिए क्या कह रहा है, पहले व दूसरे वर्ग को कर से छूट थी। पहले वर्ग बताए ना, पहले और दूसरे वर्ग कर से छूट थी, उससे कोई कर टैक्स नहीं लिया जाता था। जो तीसरे वर्ग था, सारा बोझ तीसरे वर्ग पर था। सारा बोझ यानी देश कैसे चलेगा, टैक्स से चलता, देश टैक्स से चलता है। और सारा बोझ किस पे था? तो तीसरे वर्ग पे, किसान व्यापार मजदूर के पे था, किसान व्यापार मजदूर पे था। तो इसी कारण से फ्रांस में क्रांति हुआ, इसी कारण से फ्रांस में क्रांति हुआ। आइए, कोई चीज़ होने का तो कारण रहता है ना, ये तो पढ़ ही लिए, कारण तो पढ़ ही लिए। अब आइए पढ़ते राजनीतिक कारण। फ्रांस में जो हुआ उनके राजनीतिक, यूरोप में राष्ट्रवाद जो पढ़िएगा आपको सबसे ज़्यादा फ्रांस के बारे में पढ़ने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा फ्रांस के बारे में पढ़ने को मिलेगा। और यूरोप में राष्ट्रवाद से सबसे ज़्यादा फ्रांस से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए हम फ्रांस पे कुछ ज़्यादा फोकस किए हैं। तो राजनीतिक कारण, वो जितने भी थे, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे देश हैं, वो सब मात्र नहीं के बराबर क्वेश्चन पूछता, थोड़ा सा भी नहीं पूछता। सबसे ज़्यादा कहाँ के बारे में पूछता है? तो फ्रांस के बारे में। राजनीतिक कारण, फ्रांसीसी क्रांति होने के राजनीतिक कारण पढ़ते हैं क्या है। फ्रांस में राजा लुई 16वां का निरंकुश शासन प्रणाली थी। लुई 16वां जो था फ्रांस में निरंकुश शासन प्रणाली था। कैसा प्रणाली था? क्वेश्चन पूछ लेगा, फ्रांस में लुई 16वां का किस प्रकार से शासन प्रणाली था? तो निरंकुश शासन प्रणाली था। कैसा था? निरंकुश शासन प्रणाली था। राजा जनता की राय के बिना शासन करता था, यानी देश के लिए कुछ करना है, क्या करना नहीं करना है, तो वो जनता से बिल्कुल नहीं पूछता था। अपना मन मर्जी जो करना है करेंगे, नहीं करना नहीं करेंगे, अपना मन मर्जी किया करता था। कौन? तो लुई 16वां किया करते थे। राजा और उसके दरबारियों को विलासिता से जनता, राजा और उनके दरबारियों से विलासिता से जनता नाराज थी। तो नाराज हो गई ना, कोई भी चीज़ होगा तो पूछेगा कि नहीं, जनता से तो पूछना चाहिए ना, क्या को देश का जनता है। लोगों में स्वतंत्र शासन की मांग बढ़ने लगा, सब सोचने लगा कि राजा से मुक्त हो जाए, यहाँ पे कोई प्रधानमंत्री बने। या ये राजतंत्र बहुत ही खराब तंत्र होता है, राजतंत्र बहुत ही खराब तंत्र होता है, राजा अपने हिसाब से सब कुछ चलाएंगे। तो लोगों में मतलब इसी प्रकार लुई 16वां के मतलब चाल ढाल के कारण फ्रांस की क्रांति लोग, वहाँ का आदमी लोग स्वतंत्रता के लिए क्रांति करना स्टार्ट करती हैं, उसी को फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। यहीं तक सीमित थोड़ी आइए, अभी आगे पढ़िए। बौद्धिक कारण क्या था? पूर्वोधन विचारों ने जनता को जगाया। पूर्वोधन विचारों जो था, वहाँ के पूर्वोधन विचारों, यहाँ के काम धाम जो गलत सही हो रहा था, वो जनता को जगाया। रूसो, जनता के संप्रभुता का विचार, जो अभी पढ़े रूसो, वेक्टर, रूसो, वेल्टेयर से के बारे में ऊपर है, डिटेल में पढ़े। अब वो लोग को आइए देखिए क्या कहता है। रूसो जनता की संप्रभुता, रूसो जनता की संप्रभुता यानी जनता का संप्रभुत, सब चीज़ जनता का भी हक बनता हर एक चीज़ पे का विचार। वेल्टेयर स्वतंत्रता और समानता,
मेंटेगियो सत्ता का विभाजन 3 अंग में, मेंटियो सत्ता का विभाजन 3 अंग में किया। कौन? तो मेंटियो सत्ता का विभाजन कितने वर्ग में किया? तो 3 वर्ग में किया। और वेल्टियर स्वतंत्रता का समानता, अभी जो भारत में जो पढ़ते हैं हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण जो पढ़ते हैं, वो मेरे भारत से ही बहुत कम लिया गया है, अदर देश से, बहुत सारे देश से उठाए हैं। तो ये सब स्वतंत्रता का समानता भी भारत से, वहाँ से उठाए। सत्ता का विभाजन भी दूसरे देश से उठाए हैं। जनता का संप्रभुता भी दूसरे देश से उठाए हैं। यानी भारत का जो संविधान बना है, सिर्फ भारत का संविधान से थोड़ी बना है, बहुत सारे देश का संविधान को पढ़ा गया है और भारत को संविधान बनाया गया है। ये सब का बात उठाकर भारत के संविधान में लिखे हैं, किस प्रकार से उन्होंने कैसे किया, नहीं किया। तो उसी प्रकार से हमारे भारत के राजनेताओं लोगों ने भी किया और हमारे भारत को आज़ाद करवाएं। इन विचारों से जनता को अन्याय और असमानता के खिलाफ लड़ने का प्रेरणा मिली। वो लोग जो किया ना, वो लोग जो कर रहे थे अभी, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये लोग जो किया, इनके मतलब इनको देखकर कि जब वो अकेले व्यक्ति लड़ रहे हैं, हम किसके लिए लड़ रहे हैं? तो हम लोग के लिए लड़ रहे हैं। तो वो उसको देखकर वहाँ पे फ्रांस के क्रांतियों में एक राष्ट्रवाद उत्पन्न हो गया कि हम देश को आज़ाद कराएंगे, देश को आज़ाद करा के ही रहेंगे। वहाँ का मतलब राजा के खिलाफ क्रांति आंदोलन, बहुत सारा आंदोलन करने लगा, युद्ध बहुत सारा होने लगा। अब फ्रांस के क्रांति पे अमेरिकी क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा? फ्रांस के क्रांति पे अमेरिकी क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा? अमेरिकी क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा? 1776 का अमेरिकी स्वतंत्रता क्रांति ने फ्रांस की जनता को प्रेरित किया। अमेरिका कब आज़ाद हुआ? 1776 ईस्वी में। अमेरिका कब आज़ाद हुआ? 1776 ईस्वी में। 1776 की अमेरिकी स्वतंत्रता क्रांति ने फ्रांस को जनता को प्रेरित किया। जिस प्रकार से अमेरिका के जनता लोग अमेरिका को आज़ाद करवाया, जब फिर फ्रांस के जनता लोग सोचे, जब अमेरिका के जनता लोग अमेरिका को आज़ाद करा सकता है, तो हम भी तो फ्रांस के नागरिक हैं, हमें भी तो किसी राजा ने गुलाम बना के रखा है। तो उससे प्रेरित हो गया। जब वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? जब वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? 1776 की अमेरिकी स्वतंत्रता क्रांति ने फ्रांस की जनता को प्रेरित किया। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना लोगों में मजबूत हुई। स्वतंत्रता और समानता के लिए मतलब लोगों में मजबूती आ गई कि हम फ्रांस को आज़ाद करा के ही रहेंगे, हम फ्रांस को आज़ाद कराकर ही रहेंगे। ये जो पढ़ रहे हैं, ये सबसे आपको सब्जेक्टिव भी क्लियर हो रहा है, ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो रहा है। ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, इसे ऑब्जेक्टिव नीचे पढ़ेंगे, ये सबसे जितना ऑब्जेक्टिव बनता है वो भी पढ़ेंगे, लेकिन सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो रहा है। आप सब्जेक्टिव लिख दीजिएगा सब पढ़ के, और ऑब्जेक्टिव भी बना दीजिएगा। तत्काल कारण, यूरोप में राष्ट्रवादी का तत्काल कारण। 1789 में राजा लुई 16वां ने नए कर लगाने के लिए स्टेट जनरल की सभा बुलाई। स्टेट जनरल की सभा किसने बुलाई? तो लुई 16वां ने। कब? 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में। तीसरे वर्ग आम जनता ने इसका विरोध किया। तीसरे वर्ग, अत्याचार अन्याय किसके ऊपर हो रहा था? व्यापार किसान पे हो रहा था। तीसरे वर्ग में जो लोग था, तो वो लोग लुई 16वां का बहिष्कार किया, विरोध किया, बहिष्कार किया, बहुत सारा बहिष्कार किया। स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। जो लुई 16वां कर लगाने के लिए स्टेट जनरल की सभा बुलाई थी ना, उसे
उसे ही स्वयं राष्ट्रीय सभा को घोषित कर दिया। ये सभा राष्ट्रीय सभा, ये सभा राष्ट्र सभा उन्होंने घोषित कर दिया। यही घटना क्रांति की शुरुआत बनी। यही घटना फ्रांसीसी क्रांति का शुरुआत बना। यहीं से फ्रांसीसी क्रांति का शुरुआत होता है। जो ऊपर पढ़े इसी के कारण हुआ था। किसके कारण? लुई 16वां के कारण। इन्होंने स्टेट जनरल से सभा बुलाई और तीसरे वर्ग जनता का विरोध किया। तीसरे वर्ग इसे विरोध किया। सभा में कुछ उठपुटांग सब चीज़ बना था, शासन व्यवस्था कुछ भी बना देता। तो स्वयं को राष्ट्र सभा, उस सभा को स्वयं से राष्ट्र सभा घोषित कर दिया। क्या कर दिया? राष्ट्र सभा घोषित कर दिया। तो यही घटना क्रांति की शुरुआत बनी। चिंगारी होता है ना, चिंगारी यहीं से आग लगा। कहाँ से? तो 1789 से। ताइए इसके बारे में निष्कर्ष पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 1 मिनट, थोड़ा बैटरी चेंज कर लेते हैं। पढ़ाते पढ़ाते होता है ना, माइक का बैटरी ख़त्म हो जाता है, इसीलिए बार बार चेंज करना पड़ता है। निष्कर्ष: फ्रांसीसी क्रांति के पीछे सामाजिक असमानता, आर्थिक संकट, निरंकुश राजशाही प्रबोधन विचारकों के विचार और अमेरिकी क्रांति का प्रभाव मुख्य कारण थे। निष्कर्ष: ये अगर बढ़िया से आप समझ गए ना, पूरा मतलब फ्रांसीसी क्रांति का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बना दीजिएगा। मात्र ये 4 लाइन अगर समझ गए तो फ्रांसीसी क्रांति का सबसे पहले आपको रीजन जानना है कि फ्रांसीसी क्रांति हुआ क्यों। तो क्यों हुआ, तो आइए इसके बारे में। किसके लिए हुआ था? सामाजिक असमानता। आप जानते हैं सामाजिक असमानता में क्या क्या होता है, समाज में किस प्रकार का असमानता होता है। सब्जेक्टिव आप जितना बड़ा सब्जेक्टिव लिखना चाहिएगा, इतना बड़ा सब्जेक्टिव लिख सकते हैं इससे। आर्थिक संकट वहाँ पे फ्रांस में आर्थिक संकट है। बहुत छोटा सा लाइन और इसे आप इतना बड़ा जितना बड़ा बनाना चाहिएगा उतना बड़ा बन जाएगा। निरंकुश राजशाही मतलब वहाँ पे कैसा राजा का शासन था। वहाँ पे आर्थिक संकट आ गया था। वहाँ पे सामाजिक असमानता था। प्रबोधन विचारों का विचार और अमेरिकी क्रांति का प्रभाव मुख्य कारण थे। क्या था? मुख्य कारण थे आज़ाद करवाने में। अंततः 1789 में यह क्रांति शुरू हुई जिसने पूरे यूरोप को प्रभावित किया। 1789 में यह क्रांति शुरू हुई जिन्होंने पूरा यूरोप, सिर्फ फ्रांस से नहीं पूरा यूरोप को प्रभावित किया। किसे? पूरा यूरोप को प्रभावित किया। कहाँ? कौन सी क्रांति? तो फ्रांसीसी क्रांति। कब शुरुआत हुई? तो 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरुआत हुई? 1789 में। यहीं से मेन क्वेश्चन बनता है। अगर ये बात और ये यहाँ तक अगर आप समझ गए, ये चीज़ को अगर आप ऊपर जो पढ़ाएं बढ़िया से समझ गए, आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में इतना सा भी घबराहट नहीं होगा आंसर लिखने में। तुरंत क्वेश्चन देखिएगा, फटाफट लिख दीजिएगा। फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम, क्या क्या परिणाम हुआ? आखिर क्रांति की या तो कुछ सही या गलत हुआ होगा ना। फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम: फ्रांस में सामंती प्रथा का अंत हुआ। फ्रांस में सामंती प्रथा का अंत हुआ। जनता को समान अधिकार मिला। जो भी वो तो 3 वर्ग में बांटा था ना, वो सबको हटा दिया। राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। सब अपने अपने राष्ट्र के लिए सोचने लगे।
पूरे यूरोप में क्रांतिकारी विचारधाराओं का प्रसार हुआ। पूरे यूरोप में वहाँ जो फ्रांस जो आज़ाद हुआ, पूरे यूरोप में वहाँ के विचारधारा मतलब जो आज़ाद के उसके प्रचार प्रसार हुआ। विश्व भर में लोकतंत्र और स्वतंत्रता आंदोलन का प्रेरणा मिली। मतलब यहाँ से ही किस प्रकार से देश को आज़ाद करना, कैसे करना है, कि यहाँ से वो लोग को प्रेरणा मिली। परिणाम बहुत ही खतरनाक आया इसका। अब आइए फ्रांसीसी क्रांति जो पढ़े इतना बक बक करके, फ्रांसीसी क्रांति ऊपर जो पढ़े, अब उससे कितना ऑब्जेक्टिव निकलता है, उससे कितना ऑब्जेक्टिव निकलता है, आइए हम पढ़ते हैं कि कितना ऑब्जेक्टिव निकला नहीं निकला, वो सब चीज़ को पढ़ेंगे। फ्रांसीसी क्रांति का इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। फ्रांसीसी क्रांति अभी जो पढ़े ना, यूरोप में राष्ट्रवाद के लिए किसको पढ़ना पड़ता है? फ्रांस को पढ़ना पड़ता है। तो फ्रांसीसी क्रांति से कितना ऑब्जेक्टिव निकलता है वो पढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 1789 में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 1789 ईस्वी में हुआ था। 14 जुलाई बस्तिल किले पर जनता को अधिकार आज भी फ्रांस का राष्ट्रीय पर्व है। मतलब फ्रांस का राष्ट्रीय पर्व क्या है? फ्रांस का राष्ट्रीय पर्व क्या है? बस्तिल किले पर जनता का अधिकार आज भी वहाँ का पर्व है। वहाँ का पर्व बस्तिल किले पर जनता का अधिकार कब हुआ था? तो 14 जुलाई को हुआ था। 14 जुलाई इसका ईस्वी नहीं दिया गया है, 14 जुलाई को हुआ था। आज भी फ्रांस का राष्ट्रीय पर्व है, क्या है? बेस्टिल डे। बेस्टिल किले पर जो अधिकार हुआ था आज भी वहाँ का राष्ट्रीय पर्व बन गया। बेस्टिल डे 14 जुलाई को मनाया जाता है। हर 14 जुलाई को बेस्टिल डे मनाया जाता है। तो फ्रांस में क्रांति का नारा स्वतंत्रता, फ्रांस का स्वतंत्रता, सामान्यता और बंधुत्व। क्रांतिकारी का क्या नारा था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। 1791 में क्या हुआ था? पहला संविधान बना। 1791 में फ्रांस का पहला संविधान बना। 1791 में फ्रांस का पहला संविधान बना। क्वेश्चन पूछ ले, फ्रांस का पहला संविधान कब बना? तो 1791 में बना। 1791 में कहाँ का संविधान बना? तो फ्रांस का संविधान बना। 1792 में फ्रांस का गणराज्य घोषित किया गया। फ्रांस को 1792 में फ्रांस को गणराज्य कब घोषित किया गया? 1792 में। कब घोषित किया गया? 1792 में। 1793 में राजा लुई 16वां को मृत्यु दंड मिली। 1793 में राजा लुई 16वां को अगर पूछ ले, राजा लुई 16वां का मृत्यु कब हुआ? तो 1793 में मृत्यु दंड मिल गया उसे। बहुत ही इतना ही अत्याचार किया ना लोगों के ऊपर। उसको जब स्वतंत्र हुआ तो अब लोग उसे छोड़ेगा थोड़ी, जितना दुख सहा उतना दुख से तो मारेगा उसको। 1804 में नेपोलियन ने स्वयं को सम्राट घोषित किया। ऊपर पढ़े थे नेपोलियन के बारे में। नेपोलियन ने फ्रांस का राजा कब बना? 1804 ईस्वी में। वहाँ का उन्होंने अपना सम्राट घोषित कर लिया। फ्रांसीसी क्रांति से पूरे यूरोप और एशिया में राष्ट्रवाद फैला। सही बात है। वहाँ से वो फ्रांस आज़ाद हुए तभी तो पता चला कि हम भी आज़ाद हो सकते हैं। अब आइए पढ़ते फ्रांसीसी क्रांति के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? तो 1789 में। क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? यानी फ्रांसीसी क्रांति जो हो रहा तो वहाँ शासक कोई होगा ना, तो लुई 16वां था। फ्रांसीसी साम्राज्य को कितने वर्गों में बांटा गया था? तो 3 वर्गों में। फ्रांसीसी समाज को कितने वर्गों में बांटा गया? तो 3 वर्गों में बांटा गया था। बस्तिल किले पर कब हमला हुआ? 1700
14 जुलाई 1789 में। बस्तिल किले का कब हमला, बस्तिल किले पर कब हमला हुआ? 14 जुलाई 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहाँ का नारा था? फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। बस्तिल किले पर हमला कब हुआ? तो 14 जुलाई 1789 में। से फ्रांस के लोगों ने पर्व मान लिया, फ्रांस के लोगों ने पर्व मान लिया। मानव और नागरिक अधिकार घोषणा कब जारी हुई? फ्रांस में मानव और नागरिक अधिकार घोषणा कब लागू हुआ? तो 26 अगस्त 1789 में। कब लागू हुआ? 26 अगस्त 1789 में। फ्रांस को गणराज्य कब घोषित किया गया? तो 1792 में। ऊपर आप पढ़े हैं अपन लोग, ऊपर में क्या पढ़े? फ्रांस को गणराज्य कब घोषित किया गया? 1792 में। राजा लुई 16वां को कब मृत्युदंड मिला? तो 1793 में। फ्रांसीसी क्रांति के बाद किसका उदय हुआ था? तो नेपोलियन बोनापार्ट को। फ्रांसीसी क्रांति खत्म जो हुआ, जो फ्रांस आजाद हुआ, वहाँ का पहला सम्राट कौन बना? तो नेपोलियन बोनापार्ट बना। कौन बना? नेपोलियन बोनापार्ट बना। फ्रांस का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो ला मार्लेलाइज। ला मार्लेलाइज फ्रांस का राष्ट्रीय गान है। ला मार्लेलाइज फ्रांस का क्या है? तो राष्ट्रीय गान है। अब आइए, अभी जो पढ़े इन्हीं का टुकड़ा सब पढ़े, इन्हीं का टुकड़ा सब पढ़े। मेन पॉइंट पढ़ लिए। मेन पॉइंट, यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई है यूरोप का तो फ्रांस है। क्या है? फ्रांस था, उस टाइम का फ्रांस था। तो अब पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का परिचय पढ़ेंगे, कैसे हुआ, क्यों हुआ यूरोप, पूरा यूरोप में। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे आइए पहले हम देख लेते क्या क्या पढ़ेंगे। पूरा सारांश पढ़ेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद का पूरा सारांश पढ़ेंगे। कारण, कौन किया, कैसे किया, क्यों किया, महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे। 30 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, 30 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आइए पहले इसका परिचय पढ़ लेते हैं, क्यों हुआ। 18वीं शताब्दी के अंत और 9वीं शताब्दी में यूरोप में अनेक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों ने राष्ट्रवाद का जन्म दिया। यानी 18वीं शताब्दी खत्म होने वाला था और 9वीं शताब्दी में यूरोप में अनेक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तनों में बहुत सारा संकट आ गया। राष्ट्रवाद को जन्म दिया। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी सबसे बड़ी प्रेरणा बनी। फ्रांसीसी क्रांति पूरा यूरोप में, अभी पढ़े ना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप के बारे में पढ़ना पड़ता है, सबसे ज़्यादा क्या पढ़ना पड़ता है? फ्रांस के बारे में। फ्रांस से ही सारा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूछा जाता है। धीरे धीरे इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ और यूरोप का नया राजनीतिक नक्शा तैयार हुआ। धीरे धीरे यूरोप जर्मनी का एकीकरण हुआ और यूरोप का नया नक्शा बना। सब देश अब मिल गया ना यूरोप में, तो ना यूरोप का नया नक्शा बना। आइए अब पढ़ते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। वो जो पढ़े हर व्यक्ति के बारे में पार्टिकुलर पढ़े। किस व्यक्ति ने कब किया, क्या किया, नहीं किया, क्यों किया, कैसे किया, उसका परिणाम क्या हुआ, वो पढ़ें। अब जो पढ़ेंगे पूरा यूरोप के बारे में पढ़ेंगे, पूरा यूरोप के बारे में पढ़ेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। और यूरोप का राष्ट्रवाद पढ़िएगा तो सबसे ज़्यादा आपको फ्रांस के बारे में पढ़ने को मिलेगा। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद का प्रेरणा बनी। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट लागू हुआ। ये जो अभी पढ़ रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन हर साल इससे क्वेश्चन
आपको पूछा जाएगा, हर साल इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1804 में क्या चीज़ बना था? तो नेपोलियन कोड बना था, नेपोलियन कोड बना था। 1815 में वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन की हार, वियना कांग्रेस। अच्छा, नेपोलियन की हार 1800 वाटरलू के लड़ाई में नेपोलियन की हार हो गई थी और वियना कांग्रेस। मेटरनिक वियना कांग्रेस का अध्यक्ष, मेटरनिक कौन थे? तो वियना कांग्रेस का अध्यक्ष थे। 1830 व 48 में यूरोप में क्रांतियाँ, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद की जीत। 1830 व 48 में यूरोप में किसका जीत हुआ था? तो राष्ट्रवाद का जीत हुआ था, राष्ट्रवाद का जीत, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद का जीत हुआ था। मेजनी ने क्या किया था? राष्ट्रवाद का जनक, ये सब के बारे में हम ऊपर पहले पढ़ चुके, पूरा डिटेल में पढ़ चुके। ये कौन, किसने, कब किया, क्यों किया, कैसे किया, ये सब के बारे में हम पढ़ चुके। ये सब के बारे में पढ़ लिए तो यूरोप में राष्ट्रवाद खत्म। इसी कारण से पार्टिकुलर पहले पढ़ा दिए कि क्वेश्चन में आपको कोई डाउट ना हो। यंग इटली का संगठन किसने किया था? तो मेजनी ने किया था। मेजनी राष्ट्रवाद का जनक, मेजनी राष्ट्रवाद को जनक, मतलब यूरोप में राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता था? मेजनी को। इन्होंने यंग इटली संगठन का निर्माण किया। गैरिबाल्डी लाल कमीज धारी और सैनिक, इटली का सेनानी। गैरिबाल्डी कौन था? इटली का सेनानी था। इन्होंने लाल कमीज धारी सैनिक का गठन किया था, लाल कमीज धारी सैनिक का गठन किया था। कौन किया था? तो गैरिबाल्डी। काबुल, इटली का एकीकरण, इटली का बिस्मार्क। इटली का एकीकरण किसने किया था? तो काबुल ने किया था। किसने किया था? काबुल ने किया था। इटली का बिस्मार्क भी किसे कहा जाता है? तो काबुल को कहा जाता है। विक्टर एमुअल द्वितीय, इटली का प्रथम राजा। आप जो पढ़ेंगे वो तो पढ़े पार्टिकुलर देश और आदमी के बारे में पढ़े ना, कौन कब किया था। आप तीन पढ़ रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद पर, यूरोप में पूरा राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं आप, पूरा यूरोप के बारे में पढ़ना होगा ना, कब किसने किया, कौन सा देश का कब बना। ये इम्पोर्टेंट होता है, जो कि इम्पोर्टेंट हमने आपको पहले पढ़ा चुके हैं, हम पढ़ा चुके, जो कि आपको वो समझ गए। ये सब का ऐसा आंसर खटाखट आप दीजिएगा। विक्टर एमुअल द्वितीय इटली का प्रथम राजा बना, कब बना? तो 1861 में बना था। कब बना था? 1861 में बना था। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण किया 1751 में। बल्ड एवं आयरन के लोह एवं रथ की नीति अपनाई। किसने? तो बिस्मार्क ने अपनाया था। किसने अपनाया था? बिस्मार्क ने अपनाया था। किसका? ब्लड एवं आयरन यानी लोह एवं रक्त की नीति अपनाया था। विलियम प्रथम जर्मनी का प्रथम सम्राट विलियम प्रथम। तुर्की यूरोप का कोढ़ी, तुर्की को यूरोप का कोढ़ी कहा जाता है तुर्की को। बाल्कन क्षेत्र के बारे में पढ़ाए थे। बाल्कन क्षेत्र क्या है? यूरोप में बारूद खाना, फर्स्ट वर्ल्ड वार का कारण क्या था? तो बाल्कन क्षेत्र सेवेरिया, बुल्गारिया सब के बारे में ऊपर अभी हम पढ़ा चुके हैं। अब आइए ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा। राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? ये ऑब्जेक्टिव कहाँ से निकाले हैं? तो यूरोप में राष्ट्रवाद से निकाले हैं। पूरा चैप्टर बढ़िया से पढ़ने के बाद इस ऑब्जेक्टिव को निकाला गया है। तो ये राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो मेजनी को कहा जाता है। अभी हमने पढ़ चुके हैं। राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो मेजनी को कहा जाता है। यंग इटली संगठन किसने बनाया? तो मेजनी ने बनाया था। ये सब के बारे में हम आपको पहले पढ़ा दिए कि क्वेश्चन में आपको डाउट बिल्कुल ना हो। हम क्वेश्चन बोले, आप आंसर खटाखट बोलिएगा। इस सब को पहले हम पढ़ा दिए, किसने कब किया, क्यों किया, कैसे किया,
पार्टिकुलर आदमी के बारे में पढ़ा दिया, पार्टिकुलर देश के बारे में पढ़ा दिया। अब हम पूरा महादेश में घुस चुके हैं। पहले देश के बारे में पढ़ लिए, कौन देश में कैसे राजा को किसने आज़ाद करवाया, किस प्रकार करवाया, कैसे कैसे करवाया, वो सब हम पढ़ चुके हैं। अब महादेश में एंट्री कर चुके हैं। अब पूरा महादेश के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। इटली का प्रथम राजा कौन था? इटली का प्रथम राजा विक्टर एमुअल था। इटली का प्रथम राजा कौन था? तो विक्टर एमुअल था। विक्टर एमुअल द्वितीय था। इटली के एकीकरण का मुख्य सेनानी नेता कौन था दोस्तों? तो गैरीबाल्डी। सेनानी नेता, सेनानी जहाँ भी सैनिक के बारे में आया आप गैरीबाल्डी समझ जाएगा। जहाँ भी सैनिक के बारे में या कुछ भी आ जाए, सैनिक के रिलेटिव जर्मनी में कुछ भी आ जाए, अगर कुछ भी आ जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गैरीबाल्डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गैरीबाल्डी हो जाएगा। इटली का विश्व मार्ग किसे कहा जाता है? तो काबुल का कहा जाता है। इटली का विश्व मार्ग किसे कहा जाता है? तो काबुल का कहा जाता है। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया। तो ये सब के बारे में हम पढ़ा चुके हैं, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा फिर से। जर्मनी का प्रथम सम्राट कौन बना? तो विलियम प्रथम। जर्मनी का प्रथम सम्राट कौन बना? तो विलियम प्रथम बना। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो बिस्मार्क किया। इटली का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो काबुल को कहा जाता है। इटली का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो काबुल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? काबुल को कहा जाता है। बिस्मार्क ने किस नीति से जर्मनी का एकीकरण किया? लौह एवं रक्त की नीति। लौह एवं रक्त की नीति। लौह यहाँ पे हिंदी में लिखल है, लौह एवं रक्त की नीति। लौह एवं रक्त की नीति। लौह एवं रक्त की नीति। बिस्मार्क ने किस नीति से जर्मनी का एकीकरण किया? तो लौह एवं रक्त की नीति। ब्लड एंड आयरन। ब्लड एंड आयरन। आयरन मैन। वियना कांग्रेस कब हुई? तो 1815 में। वियना कांग्रेस कब हुई? तो 1815 में हुआ था। कब हुआ था? 1815 में हुआ था। वियना कांग्रेस का अध्यक्ष किसने? वियना कांग्रेस का अध्यक्ष किसने की थी? वियना कांग्रेस का मतलब वियना कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? मेटरनिख ने किया था। किसने किया था? मेटरनिख ने किया था। वियना कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? तो मेटरनिख ने किया था। यूरोप का कोडी किसे कहा जाता है? तो तुर्की का कहा जाता है। यूरोप का मरीज, क्वेश्चन सुनेंगे ना, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को ना कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। कहीं कहीं क्या लिखल होगा? कोड ही लिखल होगा। यूरोप का कोड ही या मरीज। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा यहाँ पर, कहीं कहीं पे कहीं कहीं पे यूरोप का कोड ही लिखल रहता है और कहीं पे लिखल रहेगा मरीज। मरीज। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। और यूरोप का कोड ही पूछ ले किसे कहा जाता है? ये भी तुर्की को कहा जाता है। कंफ्यूजन, डाउट क्लियर? बाल्कन क्षेत्र कहाँ है? तो यूरोप में। बाल्कन क्षेत्र आपको बताया ना, बाल्केट में साइबेरिया, बुल्गारिया, बहुत सारा मतलब क्षेत्र आता है। और बाल्कन क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आपको मिल जाएगा, जानते क्या मिल जाएगा? बाल्कन क्षेत्र में जो भी आता है एशिया महादेश में भी आता है और यूरोप महादेश में भी आता है। जैसे इस प्रकार हुआ ना, ऐसे कोनो देश हुआ, ये एशिया में आ गया और ये यूरोप हो गया, यूरोप हुआ। इसी प्रकार बाल्कन में जितना क्षेत्र है एशिया में भी है और यूरोप में भी है। साइबेरिया प्रांत रूस में भी है और यूरोप में भी। उसका ये साइबेरिया बहुत बड़ा है, रूस बहुत बड़ा है और रहता है मात्र 5% हिस्सा में आदमी रहता है। यूरोप का मात्र 5% हिस्सा में आदमी रहता है, बाकी 95% हिस्सा में वहाँ पे बर्फ़ मिल जाएगा आपको। इतना ठंडा प्रांत है। मात्र 95, जो कि दुनिया का सबसे बड़का है रूस।
रूस सबसे बड़का है। 95 में तो आदमी रहता ही नहीं है, 5% में सिर्फ आदमी रहता है। बाल्कन क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यूरोप में स्थित है। बाल्कन क्षेत्र के मुख्य समस्या क्या थी? तो जातीय संघर्ष। बाल्कन क्षेत्र यहीं से ना फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत हुआ। प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत कहाँ से हुआ था? बाल्कन क्षेत्र से हुआ था, फ्रांस से। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? 1871 में। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? 1871 ईस्वी में पूरा हो गया। क्या हो गया? जर्मनी का एकीकरण। वाटलूर का युद्ध कब हुआ था? 1815 में हुआ था। इसके बारे में ऊपर हम पढ़ चुके हैं। वाटलूर में नेपोलियन को किसी ने हराया? तो पर्सा ने हराया था। वाटलूर के युद्ध में नेपोलियन को किसी ने हराया था? तो वाटलूर के युद्ध में नेपोलियन को किसी ने हराया था? तो पर्सा और ब्रिटेन ने। इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1861 ईस्वी में। इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1861 ईस्वी में। लोह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई? तो बिस्मार्क ने अपनाई। लोह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई? तो बिस्मार्क ने अपनाई। फ्रांस का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो ला मार्सेलाइज। फ्रांस के राष्ट्रीय गान क्या है? फ्रांस के राष्ट्रीय गान क्या है? तो ला मार्सेलाइज है। राष्ट्रवाद की प्रेरणा किससे मिली? तो फ्रांसीसी क्रांति से। राष्ट्रवाद की प्रेरणा किससे मिली? फ्रांसीसी क्रांति से। यहीं से पूरा देश मतलब जो भी देश स्वतंत्र होने का उसे प्रेरणा मिला। कहाँ से? फ्रांस से। कब मिला? तो 1789 में। नेपोलियन के दीवानी संहिता कब लागू हुआ? तो 1804 में। और 1804 में जर्मनी का प्रथम राजा भी बना था। कौन? तो नेपोलियन को अंतिम बार कहाँ निर्वासित किया गया? निर्वासित सेंट हेलेन होगा कोई, सेंट हेलेन। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या कहना है? 1830 और 1848 की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस और यूरोप के अन्य हिस्से में। क्वेश्चन नंबर 30 को बढ़िया से पढ़िए। 23 को क्वेश्चन नंबर 23 का 1830 और 1848 के क्रांति कहाँ हुई? फ्रांस और यूरोप के कुछ के अन्य क्षेत्रों में। कहाँ हुआ था? 1830 और 1830 से 1848 के क्रांति कहाँ हुआ था? फ्रांस और यूरोप के अन्य हिस्से में हुआ था। यंग जर्मनी संगठन का संस्थापक कौन था? तो मेजनी था। कौन था? तो मेजनी था। यंग जर्मनी संगठन का संस्थापक कौन था? तो मेजनी था। बाल्कन को यूरोप का बारूद खाना क्यों कहा गया? जातीय संघर्ष और युद्ध में स्थिति के कारण। युद्ध की स्थिति के कारण बाल्कन को यूरोप का बारूद खाना क्यों कहा गया? तो जातीय संघर्ष और युद्ध के स्थिति के कारण कहा गया। क्यों कहा गया? जातीय संघर्ष और युद्ध की स्थिति के कारण। ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। आपको चैप्टर वाइज हर एक वीडियो में सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब मिल जाएगा। दूसरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत है। ये नहीं कि सब्जेक्टिव यहाँ पे पढ़ लिए, ऑब्जेक्टिव देखने कहीं और जाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने कहीं और जाए, इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ने के लिए कहीं और जाएं। आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको हमारे इस चैनल पे सब चीज़ मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में समाजवाद और साम्यवाद चैप्टर को लेकर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।